नमस्कार। आज की शुरुआत एक कंट्रोवर्शियल न्यूज से करते हैं। बीटीएस के सुगा ने हाल ही में एक डीयूआई स्कैंडल में हेडलाइन बनाई है। सुगा, जो कि बीटीएस का हिस्सा है, एक ऐसे ग्लोबल फिनोमिनन का हिस्सा है जिसे पिछले कुछ सालों में पूरी दुनिया को अपनी पकड़ में ले लिया है, के-पॉप। लेकिन ये सिर्फ एंटरटेनमेंट का मामला नहीं है। बीटीएस और के-पॉप आज कल्चरल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा एग्जाम्पल बन गए हैं। साउथ कोरिया ने अपने म्यूजिक, फिल्म्स और पॉप कल्चर के लिए दुनिया के हर कोने तक अपनी पहुंच को बना दिया है। तो सवाल उठता है कि क्या इंडिया इस ग्लोबल कल्चरल रेस में पीछे छूट रहा है? केटीबी यानी कि कोरियन टैलेंट बूम वो फेज है जहां साउथ कोरिया की पॉप कल्चर, चाहे वो के पॉप हो या फिर के ड्रामा या फिर के ब्यूटी, इन्होंने दुनिया पर कब्जा कर लिया है। इसे हालियू वेव भी कहा जाता है, जिसका मतलब है कोरियन वेव। एक ऐसा कल्चर या कह सकते हैं कि एक ऐसा कल्चरल मूवमेंट जो कि म्यूजिक, टीवी शोज, फैशन और ब्यूटी ट्रेंड्स के जरिए हर कंटिनेंट में फैल चुका है। बीटीएस और ब्लैकपिंक जैसे ग्रुप ने सिर्फ एशियन मार्केट ही नहीं बल्कि यूएस, यूरोप और लैटिन अमेरिका तक के पॉप को पॉपुलर बना दिया है। बीटीएस का 2020 का सॉन्ग डायनामाइट नंबर 1 पर रहा, जो ग्लोबल रिकॉग्निशन का एक बड़ा एग्जाम्पल है। कोरियन ड्रामास ने नेटफ्लिक्स जैसे ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर अपनी धाक जमाई है। शोज लाइक स्क्वैड गेम्स और क्रैश लैंडिंग ऑन यू ने कई इंटरनेशनल रिकॉर्ड्स भी तोड़े हैं। के ब्यूटी ने भी ग्लोबल कॉस्मेटिक इंडस्ट्री को रीडिफाइन किया है और साउथ कोरियन ब्यूटी प्रोडक्ट्स की डिमांड जो है वो आज पूरे वर्ल्ड में फैल चुकी है। साउथ कोरिया का $10 बिलियन ब्यूटी इंडस्ट्री कल्चरल एक्सपोर्ट का भी एक हिस्सा है। केटीबी की सक्सेस का एक और बड़ा कारण है टेक्नोलॉजी का सही इस्तेमाल। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, टिकटॉक और ट्विटर ने के पॉप को ग्लोबल रीच दी है और फैंडम को एकजुट करने में एक बड़ी भूमिका भी निभाई है। केटीबी की सक्सेस कोई अचानक नहीं आई है। इसके पीछे सालों की प्लानिंग, सपोर्ट और गवर्नमेंट बैक इनिशिएटिव का बड़ा हाथ है। साउथ कोरिया ने अपने पॉप कल्चर को एक इंडस्ट्री की तरह ट्रीट किया है और इसे ग्लोबल स्टेज तक पहुंचाने के लिए उन्होंने बहुत मेहनत की है। आइए देखते हैं आखिर ये कैसे मुमकिन हो पाया। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एक स्ट्रेटेजिक अप्रोच अपनाई थी, जिसे कल्चरल इंडस्ट्री प्रमोशन लॉ के तहत लागू किया गया था। इस कानून के जरिए साउथ कोरिया एंटरटेनमेंट और कल्चरल इंडस्ट्रीज को गवर्नमेंट से डायरेक्ट फाइनेंशियल सपोर्ट मिला। इससे उनकी ग्रोथ में तेजी आई। और इमेजिन कीजिए, अगर गवर्नमेंट आपके फेवरेट आर्टिस्ट या मूवी को प्रमोट करने में एक्टिवली पार्टिसिपेट करे तो ग्रोथ कितनी तेजी से हो सकती है। साउथ कोरिया ने अपने आर्टिस्ट को इंटरनेशनल लेवल तक पहुंचाने के लिए सब्सिडीज और फंडिंग दी ताकि वो हाई क्वालिटी कंटेंट बना सके और उसे वर्ल्ड स्टेज पर पेश कर सके। दिस वॉज अ वेल प्लान्ड मूव जो केवल एंटरटेनमेंट ही नहीं बल्कि एक नेशनल इकोनॉमिक स्ट्रैटेजी थी। इसके अलावा साउथ कोरिया ने कल्चरल एक्सपोर्ट को सिर्फ एंटरटेनमेंट तक ही सीमित नहीं रखा बल्कि इसे सॉफ्ट पावर टूल की तरह भी इस्तेमाल किया। सॉफ्ट पावर वो इन्फ्लुएंस है जो किसी देश की कल्चरल, पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल वैल्यूज से आता है, मिलिट्री या इकोनॉमिक ताकत से नहीं आता है। के पॉप और के ड्रामास के जरिए साउथ कोरिया ने दूसरे देशों में अपनी एक पॉजिटिव इमेज बनाई। यहाँ मैं आपको बता दूं कि कल्चरल डिप्लोमेसी का मतलब होता है अपने कल्चर को दुनिया भर में फैलाकर दूसरे देशों में रिस्पेक्ट और इन्फ्लुएंस को बढ़ाना। साउथ कोरिया ने इसे बहुत ही स्मार्ट तरीके से प्रस्तुत किया। बीटीएस का यूएन स्पीच देना और उनके ह्यूमैनिटेरियन कैंपेन इसके एक बेहतरीन उदाहरण है। साउथ कोरिया ने अपने आर्टिस्ट और कल्चर को अपने सॉफ्ट पावर की तरह इस्तेमाल किया, जिससे उनका इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस काफ़ी हद तक बढ़ा। साउथ कोरिया एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने इंटरनेशनल कोलैबोरेशन को भी बहुत बढ़ावा दिया। कई साउथ कोरियन आर्टिस्ट ने ग्लोबल स्टार्स के साथ काम किया। बीटीएस ने हेलसे, कोल्डप्ले और निकी मिनाज जैसे बड़े आर्टिस्ट के साथ कोलैबोरेट किया, जिससे उनकी रीच और भी ज़्यादा बढ़ गई। असल में जब कोई लोकल आर्टिस्ट किसी इंटरनेशनल आर्टिस्ट के साथ काम करता है तो उनका ऑडियंस भी ग्लोबल हो जाता है। ये कोलैबोरेशन साउथ कोरिया आर्टिस्ट को सिर्फ एशिया तक ही नहीं सीमित रखते बल्कि उन्हें अमेरिका, यूरोप और लैटिन अमेरिका में भी लोकप्रिय बनाते हैं। इससे उनकी ग्लोबल रिकॉग्निशन बढ़ जाती है और साउथ कोरिया की कल्चर पावर भी बढ़ती है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे यूट्यूब, टिकटॉक और ट्विटर ने के पॉप की ग्लोबल रीच को और भी ज़्यादा मजबूत बनाया।
के पॉप फैन सोशल मीडिया पर अपने पसंदीदा आर्टिस्ट के लिए कैंपेन और ट्रेंड्स चलाते थे, जिससे उनकी पॉपुलैरिटी और भी बढ़ती है। सोशल मीडिया की पावर ने के पॉप को ग्लोबल सेंसेशन बना दिया। बीटीएस का फैन बेस आर्मी सोशल मीडिया पर बहुत एक्टिव है और वो अपने पसंदीदा आर्टिस्ट के लिए ट्रेंड्स और हैशटैग्स चलाते रहते हैं। इससे उनकी विजिबिलिटी बढ़ती है और नए फैंस उनसे जुड़ते हैं। इसी तरह से ब्लैक पिंक के फैंस ब्लिंक भी ग्लोबल सोशल मीडिया प्रेजेंस में बहुत एक्टिव है। के पॉप की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उनकी फैंडम कल्चर है। बीटीएस का आर्मी और ब्लैक पिंक का ब्लिंक्स जैसे ये जो ग्रुप हैं एक ग्लोबल कम्युनिटी बना लेते हैं। ये सिर्फ म्यूजिक से जुड़ी नहीं होती बल्कि सोशल और ह्यूमैनिटेरियन कॉजेज में भी पार्टिसिपेट करती है। ये कल्चर केवल सपोर्ट तक ही सीमित नहीं रहता है बल्कि ये एक तरह का मूवमेंट बन जाता है। बीटीएस की आर्मी ने कई ह्यूमैनिटेरियन कैंपेन में पार्टिसिपेट किया, जैसे कि लव माई सेल्फ कैंपेन जो कि यूनिसेफ के साथ था। ये सिर्फ एक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं है बल्कि एक सोशल चेंज का एक व्हीकल के रूप में काम करती है। कल्चरल डिप्लोमेसी का मतलब है अपने कल्चर के जरिए डिप्लोमेटिक रिलेशन को स्ट्रेंथन करना। साउथ कोरिया ने इसे अपने सॉफ्ट पावर के रूप में यूज किया और बहुत ही इफेक्टिवली दुनिया के कई हिस्सों में अपनी इन्फ्लुएंस बढ़ाई। कल्चरल डिप्लोमेसी सिर्फ कल्चरल एक्सचेंज या एंटरटेनमेंट तक सीमित नहीं है बल्कि इसके जरिए कंट्रीज अपनी पॉलिटिकल और इकोनॉमिक रिलेशंस को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। जब मिलिट्री या इकोनॉमिक पावर कम हो तो कंट्रीज अपने कल्चर का इस्तेमाल करके सॉफ्ट पावर बढ़ाती है। साउथ कोरिया ने अपनी म्यूजिक, अपने मूवीज और फैशन के जरिए एक पॉजिटिव इमेज बनाई और दूसरे देशों में अपना कल्चरल इन्फ्लुएंस बढ़ाया। साउथ कोरिया की कल्चरल डिप्लोमेसी का सबसे बड़ा उदाहरण के पॉप है। सॉफ्ट पावर से किसी देश की रिस्पेक्ट और गुडविल बढ़ती है। साउथ कोरिया ने अपने कल्चरल वैल्यूज को एंटरटेनमेंट के जरिए दुनिया के हर कोने कोने तक पहुंचा दिया और ये उनकी पॉजिटिव इमेज को बढ़ाता है। साथ ही साउथ कोरिया में गवर्नमेंट और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री ने एक साथ मिलकर काम किया। गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सपोर्ट किया और उनकी ग्लोबल रीच को बढ़ाने के लिए भी काफी तरह की सब्सिडीज और प्रमोशंस भी दिए। साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने इंडस्ट्रीज को फ्री मार्केट फोर्स पर नहीं छोड़ा बल्कि एक एक्टिव सपोर्ट बनकर उनके साथ रहे। इससे उनकी कल्चरल एक्सपोर्ट एक मेजर इकोनॉमिक ड्राइवर बन गई। इंडिया के लिए भी यही मॉडल काम आ सकता है अगर गवर्नमेंट और प्राइवेट इंडस्ट्रीज मिलकर काम करें तभी। साउथ कोरियन आर्टिस्ट को इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर शोकेस किया जाता है। बीटीएस का यूनाइटेड नेशन में स्पीच देना या उनके सोशल कॉजेज में इन्वॉल्वमेंट दिखाना कि कैसे पॉप कल्चर को भी डिप्लोमेसी का हिस्सा बनाया जा सकता है। इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पर आर्टिस्ट को रिप्रेजेंट करना सिर्फ उनके टैलेंट को शोकेस करना नहीं है बल्कि एक डिप्लोमेटिक मैसेज भी होता है। साउथ कोरिया ने बीटीएस के ह्यूमैनिटेरियन कैंपेन और ग्लोबल इनिशिएटिव को अपनी सॉफ्ट पावर का हिस्सा बना लिया, जिससे उनकी इन्फ्लुएंस पूरी दुनिया में बढ़ गई। इंडिया में सांस्कृतिक समृद्धि की कोई कमी नहीं है, लेकिन जिस तरह से साउथ कोरिया ने अपने एंटरटेनमेंट और कल्चर को ग्लोबली प्रमोट किया, उसी तरह इंडिया भी अपने कल्चर को सिस्टमैटिकली प्रमोट कर सकती है। आइए देखते हैं कि भारत इस होड़ में कैसे पीछे रह गया है और क्या उसके सामने कुछ ऐसी अपॉर्चुनिटीज हैं जिन्हें अभी भी हम कैपिटलाइज कर सकते हैं। इंडिया की कल्चरल लेगेसी में बॉलीवुड, क्लासिकल म्यूजिक, ट्रेडिशनल डांस जैसे कि भरतनाट्यम और कथक और स्पिरिचुअल प्रैक्टिस जैसे कि योगा शामिल है। इन सभी एस्पेक्ट्स को पूरी दुनिया में रिस्पेक्ट भी किया जाता है और एडमायर भी किया जाता है, लेकिन इंडिया के कल्चर को सिस्टमैटिकली ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर प्रमोट करने की कमी रही है, जबकि बॉलीवुड ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचने में सफल रहा है। इसे साउथ कोरिया की तरह सिस्टमैटिकली प्रमोट नहीं किया गया। हमारे पास रिच हेरिटेजेस हैं जिसे स्ट्रेटेजिकली प्रमोट करके इंडिया एक ग्लोबल कल्चरल सुपर पावर बन सकता है। साउथ कोरिया की तरह इंडियन गवर्नमेंट ने कल्चरल इंडस्ट्री को सिस्टमैटिकली सपोर्ट नहीं किया। इंडिया का फोकस इकोनॉमिक और मिलिट्री पावर पर रहा, जबकि कल्चरल डिप्लोमेसी का महत्व समझने में भारत से कमी रह गई है। हमें साउथ कोरिया की तरह कल्चरल इंडस्ट्री के लिए डायरेक्ट सपोर्ट और प्रमोशन स्ट्रैटेजी की जरूरत है।
साउथ कोरियन गवर्नमेंट ने एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को सिर्फ एक बिजनेस नहीं बल्कि डिप्लोमेटिक टूल के रूप में ट्रीट किया है। इंडिया में भी इस अप्रोच की कमी है और इस वजह से हमारी पहुंच पूरी तरह से कामयाब नहीं हो पाई है। उदाहरण के लिए इंडियन टूरिज्म कैंपेन जैसे इनक्रेडिबल इंडिया को और भी बेहतर किया जा सकता था अगर इसे इंटरनेशनल फेस्टिवल्स और इवेंट्स में टाई इन किया जाए तो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साउथ कोरिया के के-पॉप स्टार्स ने ग्लोबल स्टार्स के साथ कोलैबोरेशन करके अपनी रीच को एक्सपेंड किया। इंडिया में भी बॉलीवुड और क्लासिकल म्यूजिक इंडस्ट्री में ग्लोबल कोलैबोरेशन की कमी है। अगर इंडियन आर्टिस्ट इंटरनेशनल स्टार्स के साथ कोलैबोरेट करें तो इंडिया की कल्चरल रीच बढ़ सकती है। इमेजिन अगर बॉलीवुड का कोई बड़ा स्टार हॉलीवुड के किसी टॉप एक्टर के साथ कोलैबोरेट करे या हमारे क्लासिकल म्यूजिशियंस इंटरनेशनल स्टेज पर बड़े आर्टिस्ट के साथ में परफॉर्म करें तो इससे इंटरनेशनल एक्सपोजर बढ़ेगा और कल्चरल एक्सचेंज को प्रमोट किया जा सकता है। साउथ कोरियन आर्टिस्ट जैसे BTS का कोल्डप्ले के साथ कोलैबोरेशन इंटरनेशनल मार्केट में बहुत ही ज्यादा सक्सेसफुल रहा। इंडिया में भी इसी तरह के कोलैबोरेशन से हम ग्लोबल कल्चर प्रेजेंस को पा सकते हैं और काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी रह सकते हैं। इंडिया के पास टूरिज्म और कल्चरल प्रमोशंस के लिए रिसोर्सेज हैं, लेकिन उन्हें सिस्टमैटिकली डिप्लॉय करने की ज़रूरत है। हमारे फेस्टिवल्स जैसे कि दिवाली, होली या इंटरनेशनल योगा डे ग्लोबल लेवल पर बहुत पॉपुलर है, लेकिन इनके प्रमोशंस और रीच को और भी ज़्यादा बढ़ाया जा सकता है। साउथ कोरिया ने अपने फेस्टिवल्स और कल्चरल एक्टिविटीज़ को इंटरनेशनल लेवल पर प्रमोट किया है। इंडिया को भी उसी तरह से एक स्ट्रक्चर्ड प्रमोशन स्ट्रेटेजी की ज़रूरत है, जिससे हमारे कल्चरल एसेट्स जैसे कि योगा, आयुर्वेदा और बॉलीवुड ग्लोबल स्टेज पर और भी ज़्यादा लोकप्रिय हो पाए। हाँ, अच्छी बात यह है कि इंडियन यूथ का नैरेटिव इस पूरे मकसद को बदल सकता है। आज की डिजिटल एज में हमारे पास प्लेटफॉर्म्स हैं जहां हम अपने कल्चर को ग्लोबल स्टेज पर ले जा सकते हैं। हमें बस अपने कल्चरल रिचनेस को इफेक्टिवली प्रेजेंट करने की ज़रूरत है। आज के टाइम में सोशल मीडिया कल्चरल प्रमोशन का सबसे अच्छा टूल है। इंडियन यूथ अपने कल्चर और टैलेंट को इंस्टाग्राम, यूट्यूब, टिकटॉक और ट्विटर जैसे प्लेटफॉर्म पर प्रेजेंट कर सकते हैं। ये प्लेटफॉर्म बिना किसी लिमिटेशन के ग्लोबल ऑडियंस तक पहुंचते हैं। साउथ कोरियन यूथ ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का पूरी तरह से फायदा उठाया है। इंडियन यूथ ने भी अपनी क्रिएटिविटी और कल्चर को शोकेस करने के लिए इन प्लेटफॉर्म्स का इस्तेमाल उनको करना चाहिए, चाहे वो डांस परफॉर्मेंस हो, शॉर्ट फिल्म्स हो या डिजिटल आर्ट। सोशल मीडिया एक पावरफुल टूल है जो ग्लोबल रीच दे सकता है। इंडियन यूथ को इंटरनेशनल आर्टिस्ट और क्रिएटर्स के साथ कोलैबोरेशन के लिए भी कोशिश करनी चाहिए। इंटरनेशनल कोलैबोरेशन से ना सिर्फ एक्सपोजर बढ़ता है बल्कि हमारे कल्चर को दूसरे देशों तक पहुंचाने का एक स्ट्रॉन्ग मीडियम भी बनता है। इंडियन क्रिएटर्स को ग्लोबल प्रोजेक्ट्स में पार्टिसिपेट भी करना चाहिए और अपने कल्चरल आइडेंटिटी को वहाँ पर प्रमोट करना चाहिए। हमारे हेरिटेजेस या कल्चर को सिर्फ ट्रेडिशनल तरीके से प्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं है। इंडियन यूथ को नई टेक्नोलॉजीज और मॉडर्न मीडियम का भी इस्तेमाल करके अपने कल्चर को एक इनोवेटिव तरीके से प्रेजेंट करना चाहिए। आइए जानते हैं कैसे। वर्चुअल रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी और डिजिटल आर्ट जैसे टूल का इस्तेमाल कल्चरल प्रमोशन के लिए किया जा सकता है। साउथ कोरिया ने अपने कल्चर को प्रमोट करने के लिए मॉडर्न टेक्नोलॉजी और डिजिटल मीडियम का इस्तेमाल किया। इंडियन यूथ को भी इसी तरह की टेक्नोलॉजी को अपनाना चाहिए और अपने कल्चर को क्रिएटिवली रिप्रेजेंट करना चाहिए। इंडियन यूथ जो दूसरे देशों में रह रहा है उन्हें भी कल्चरल रूट को और भी ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए और जितना हो सके उसमें एक्टिव रहना चाहिए। इंडियन डायस्पोरा एक बड़ा एडवांटेज है जिसने हमारे कल्चर और हेरिटेज दूसरे देशों में भी रिप्रेजेंट किए हैं। इंडियन डायस्पोरा ने हमेशा से हमारे कल्चर को प्रमोट किया है, चाहे वो नवरात्रि का सेलिब्रेशन हो या फिर बॉलीवुड डांस का शो। अब ज़रूरत है कि डायस्पोरा और इंडियन यूथ मिलकर डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए ग्लोबल प्रमोशन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करें। इंडिया का कल्चरल हेरिटेज इतना रिच और डाइवर्स है कि उसे ग्लोबल स्टेज पर डोमिनेट करना चाहिए, लेकिन इसके लिए हमें अपने कल्चर को सिस्टमैटिकली प्रमोट करने की भी ज़रूरत होगी। साउथ कोरिया ने हमें दिखाया है कि कल्चरल डिप्लोमेसी और स्ट्रेटेजिक प्रमोशन कैसे किसी कंट्री की सॉफ्ट पावर को बढ़ा सकते हैं। अब समय आ गया है कि इंडियन गवर्नमेंट और यूथ
एक साथ मिलकर एक स्ट्रक्चर्ड अप्रोच को अपनाएं और हमारे कल्चर को दुनिया के सामने एक नई पहचान दें। देखिए, सिंपल सी बात है, अगर इंडिया अपने कल्चरल डिप्लोमेसी को साउथ कोरिया की तरह सीरियसली लेता है तो हम भी ग्लोबल कल्चरल पावर बन सकते हैं। हमारे पास रिसोर्सेज हैं, बस हमें ज़रूरत है तो सही डायरेक्शन को इस्तेमाल करने की और उस पर अपना समय इन्वेस्ट करने की। इंडिया का यूथ हमारे फ्यूचर का एम्बेसडर है और वो ही कल्चर को ग्लोबल स्टेज पर रिप्रेजेंट करेगा और हमें एक कल्चर सुपर पावर बनाएगा। इसलिए अब समय आ गया है कि हम अपने कल्चरल स्ट्रेंथ को स्ट्रैटेजिकली यूज करें और एक स्ट्रक्चर्ड स्ट्रेटेजी अपनाएं। हमारे पास इतना पोटेंशियल है, बस हमें उसको ग्लोबल स्टेज तक ले जाने की जरूरत है। आपका इस पर क्या कहना है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। नमस्कार।